सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एआईबी एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 7 वैश्वीकरण का पार्ट 2। सो बेसिकली पार्ट 1 के अंदर हमने देखा था कि वैश्वीकरण क्या है, ये कहाँ से आया है, इसका निर्माण कब हुआ था, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसकी अभिव्यक्तियाँ क्या हैं और उन अभिव्यक्तियों की सकारात्मक पहलू क्या है, नकारात्मक पहलू क्या है। सो आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं कि वैश्वीकरण का प्रतिरोध क्या है भारत के द्वारा, विश्व के द्वारा, और भारत और वैश्वीकरण के बीच में क्या संबंध है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को और समझते हैं इन दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। सो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं भारत और वैश्वीकरण, और पहले हम पढ़ लेते हैं इसके नोट्स। तो देखिए भारत और वैश्वीकरण के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि भारत आखिर कब रेडी हुआ वैश्वीकरण के लिए। तो देखिए आज़ादी के बाद भारत में संरक्षणवाद की नीति पर जोर दिया गया और उसको अपनाया गया और अपने सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाया, जिससे हम आत्मनिर्भर बन सकें और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें और इंपोर्ट कम करें। 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आई थी उसमें जो नए कार्यों की नई तकनीक आई थी उन पर जोर दिया गया। अर्थात 1991 के बाद भारत पूर्ण रूप से वैश्वीकरण के लिए तैयार हो गया और नई आर्थिक नीति के बाद भारत की अर्थव्यवस्था 7.5% वार्षिक दर से बढ़ी, जो कि 1990 में 5.5% की थी। तो हम देख रहे हैं कि भारत और वैश्वीकरण के बीच में क्या चीजें हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के साथ ही भारत के अंदर संरक्षणवाद की नीति पर जोर दिया। अब वो क्यों दिया? क्योंकि जब हम अपने प्रोडक्ट्स को, अपने यूजफुल रिसोर्सेज को अपने देश के अंदर ही बनाएंगे तो हमारे पैसों का आउटफ्लो नहीं होगा, और जब हमारे पास वो ज्यादा से ज्यादा चीजें बन जाएंगी तो हम खुद ब खुद तो उनका यूज करेंगे ही, और जब हमारे पास वो ज्यादा बच जाएगा तो हम उसको बेचेंगे, और जब बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा तो हमारे पास कैश का इनफ्लो होगा। जब कैश का हमारे पास इनफ्लो होगा तो हमारा रुपया मजबूत हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखते हुए उस समय लीडर्स ने संरक्षणवाद की नीति पर जोर दिया कि हमें ज्यादा से ज्यादा अपने काम की चीजें अपने देश के अंदर ही बनानी है, जिससे हम एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन पे जोर दें, ना कि इंपोर्ट ट्रांजैक्शन पे। आया समझ में? तो हमने ये देखा कि ये सारी चीजें बनी, मगर ये सारी चीजें कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। तो ये कंप्लीट कब हुई? जब 1991 के अंदर न्यू इकोनॉमिक रिसोर्स आई, नई आर्थिक नीतियां आई, जिसके अंदर हमने देखा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, LPG। ये एक शॉर्ट फॉर्म थी जो कि हम फर्स्ट पार्ट के अंदर समझकर आ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो LPG के माध्यम से हमारे बिजनेस के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी वो हटी, नए नए बिजनेसों को आगे रास्ता मिला कि वो अपने इनोवेटिव आइडिया को प्रोड्यूस कर सके। प्राइवेटाइजेशन, जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी उनकी ओनरशिप बांटी गई, उनकी ओनरशिप में कुछ पार्ट ऑफ जो ओनर होता है वो PSU के माध्यम से वो इशू किया गया, पूरी पूरी ओनरशिप बदल गई। ग्लोबलाइजेशन ट्रांजिशन पे ध्यान दिया, अपने प्रोडक्ट्स पे ध्यान दिया, बहुत सारी चीज़ें की थी इस न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद। और इन न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद हमारी सिर्फ बातों में ही ग्रोथ नहीं हुई, हकीकत में ग्रोथ हुई, जो कि 1990 के अंदर 5.5% थी, और यहीं पर वैश्वीकरण यानी कि नई आर्थिक नीति के बाद 7.5% बढ़ी। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। तो बेसिकली हम ये देख पाए कि भारत और वैश्वीकरण के अंदर क्या चीजें हैं। स्टार्टिंग के अंदर संरक्षणवाद की नीति पर जोर दिया गया। संरक्षणवाद की नीति के बाद हमने क्या किया? अपने सकल घरेलू उत्पाद पे हमने जोर दिया कि हम एक्सपोर्ट कर सकें, इंपोर्ट ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें? अपनी चीज़ों पे ध्यान दें। और इसी के साथ हमने जब अपनी चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करा तो हमें अपनी रिसोर्स के अंदर, अपनी इकोनॉमी के अंदर कुछ कमी लगी, तो हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी निकाली, नई आर्थिक नीतियाँ निकाली। इसमें हमने देखा LPG, और इसके माध्यम से ठीक 1991 के बाद भारत पूर्ण रूप से वैश्वीकरण के लिए तैयार हो गया और ट्रांजिशन भी हमने शुरू कर दी। और ये सब चीज़ों के बाद हमारी ग्रोथ हकीकत में हुई, जो कि 1990 के अंदर 5.5% थी, और जो वैश्वीकरण यानी कि वैश्वीकरण के बाद नई आर्थिक नीति के बाद 7.5% हो गई। आगे समझ में? ये तो पूरा हमने पढ़ लिया और पूरा हमें याद भी हो गया। सो अब हम बढ़ते हैं कि वैश्वीकरण का प्रतिरोध। जैसा कि आप देखकर आए हो कि वैश्वीकरण की जो अभिव्यक्तियां होती हैं उसकी दोनों ही चीजें थी, पॉजिटिव इंपैक्ट भी थे तो नेगेटिव इंपैक्ट भी थे। तो अब हम देखेंगे कि वैश्वीकरण का प्रतिरोध क्या है, एक विश्व के द्वारा और हमारे भारत के द्वारा। सो उस टॉपिक को समझ लेते हैं और फिनिश करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं वैश्वीकरण का प्रतिरोध। तो वैश्वीकरण का प्रतिरोध का मतलब जान लीजिए पहले। तो देखिए जिस तरह वैश्वीकरण के द्वारा कई फायदे हुए हैं तो इसके बहुत से विरोध भी हुए हैं। यानी कि हम देख पाते हैं कि दुनिया में चाहे कोई भी चीज़ हो,
सभी के अच्छे पॉइंट भी होते हैं तो सभी के नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। तो जिस तरीके से हम ये देख पा रहे हैं कि वैश्वीकरण के कारण बहुत सारे देशों को फायदे हुए हैं, उन्होंने इसका हित में बात करी कि भाई हाँ ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ये होनी चाहिए, बट यहीं पर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इसके बढ़ चढ़कर विरोध भी हुए हैं, जो कि हमने 2 कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई किए गए हैं। फर्स्ट आता है विश्व द्वारा, दूसरा आता है भारत द्वारा, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। तो पहले हम कवर कर लेते हैं विश्व द्वारा। तो विश्व द्वारा का मतलब देखिए क्या है, 1999 में सिएटल में WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में कहा गया कि विकासशील देशों के हित में ये गलत हुआ है। वैश्वीकरण का विरोध WSF यानी वर्ल्ड सोशल फॉर्म द्वारा भी किया जा रहा है और इसी मामले के अंतर्गत कुछ बैठकें भी हुई हैं, जिसमें से कुछ बैठकें हमारे पास ये हैं। सो बेसिकली हम ये जान चुके हैं कि भाई अगर हम पूरे वर्ल्ड को देखें तो पूरे वर्ल्ड को हम 2 कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट आता है विकसित देश जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, दूसरे आते हैं विकासशील देश जो डेवलपिंग के प्रोसेस पे हैं। तो हम ये देख पाएंगे कि डेवलप जो देश हैं उन्होंने अपने देशों के अंदर इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन, इतने सारे टैक्सेस लगा रखे हैं कि कोई अगर विकासशील देश वहां पर अपना प्लांट ओपन करना चाहे तो वो नहीं कर सकता आसानी से, और अगर उसने कर भी लिया तो उसके गुड्स इतने महंगे हो जाएंगे कि वहां के आदमी वो खरीदेंगे ही नहीं। वो क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि वही गुड्स उससे अच्छे, उससे बेटर क्वालिटी के उसके आधे प्राइस में वहां मिल जाएंगे उसी देश के, तो वो हमारे गुड्स क्यों ही खरीदेंगे। और यहीं पर बात करूं विकासशील देशों की, तो विकसित देश अपने प्लांट, अपने बिजनेस की ब्रांच हमारे यहाँ लगाते हैं और जिससे वो क्या होता है अपने पैसे बचाते हैं। जैसे मान लीजिए जो विकसित देश हैं उनके रुपये की ताकत तो है, अब उनके रुपये की ताकत विकासशील देशों में बहुत है, किसी की 95 रुपये है, किसी की 82 रुपये है, किसी की कुछ है, किसी कुछ है, तो उनका काम सस्ते में हो जाता है। और अल्टीमेटली यहाँ पे वैश्वीकरण के कारण वो विकासशील देशों के हित में भी काम नहीं कर रहे। तो कहा यह जाता है कि वैश्वीकरण के आलोचकों का ये कहना है, जिसकी बुराई करते हैं उनका ये कहना है कि ये विकासशील देशों के हित में सरासर गलत हुआ है। तो यहाँ पर ये सिर्फ इनका ही कहना नहीं है, WSF यानी वर्ल्ड सोशल फॉर्म द्वारा भी इसका विरोध किया गया और विरोध में कई सारी बैठक हुई। पहला आता है हमारे पास 2001 में पोर्ट आलमोर, 2004 में मुंबई में, 2007 में नैरोबी यानी केन्या में। तो इस तरीके से वैश्वीकरण का प्रतिरोध था, विरोध था एक विश्व द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं भारत द्वारा इसकी किस तरीके से इसका विरोध किया गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि वैश्वीकरण का प्रतिरोध आखिर भारत द्वारा कैसे हुआ। तो भारत द्वारा वैश्वीकरण का विरोध 2 विचारधाराओं की वजह से हुआ। पहला आता है हमारे पास वामपंथी विचारधारा, दूसरा आता है दक्षिणपंथी विचारधारा। तो वामपंथी विचारधारा, दक्षिणपंथी विचारधारा यानी कि विचारधाराएं हैं जो कि कुछ विचारधारा जो है वो गरीबों को सपोर्ट करती हैं, मॉडर्नाइजेशन को सपोर्ट नहीं करती। तो कुछ विचारधारा ऐसी हैं जो कि मॉडर्नाइजेशन को सपोर्ट करती हैं, सरकार के इन्वॉल्वमेंट को सपोर्ट करती हैं और बहुत सारी चीजें नई नई तकनीकों को सपोर्ट करती है। तो बेसिकली यहाँ पे हम जान पाए कि जब वैश्वीकरण का विरोध करने की बात आई तो इन दोनों ही विचारधाराओं ने अपने मत रखे और वैश्वीकरण के विरुद्ध ही रखे, किसी ने इसके समक्ष सपोर्ट नहीं किया। तो हम समझ लेते हैं, देखो पहला आता हमारे पास वामपंथी विचारधारा। तो राजनीतिक रुझानों के तर्क रखने वालों ने कहा कि वैश्वीकरण के कारण धनी व्यक्ति और धनी हो गए हैं और गरीब व्यक्ति और गरीब हो गए हैं, दोनों के बीच में अंतर बहुत बड़ा है। ठीक, दूसरा आता है हमारे पास दक्षिणपंथी। इस पंथी में राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक द्वारा तर्क रखे गए। पहला आता है कि राजनीतिक क्षेत्रों में राज्यों की भूमिका बढ़े, दूसरा आर्थिक रूप से संरक्षणवाद की नीति को अपनाया जाए, तीसरा संस्कृति के रूप में संस्कृति की रक्षा चाहते हैं। सो बेसिकली हम ये जान पाए कि वैश्वीकरण के कारण जितने हमें फायदे हुए हैं उससे कुछ ज्यादा हमें नुकसान भी हो गए हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि दूसरा कोई देश हमारे देश में आकर अपना प्लांट लगाएगा, ब्रांच लगाएगा, बिजनेस एस्टेब्लिश करेगा तो नौकरी तो हमारे देश के लोगों को ही मिलेगी, मगर अल्टीमेटली जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो अलग अलग चीजें हैं, हमारी संस्कृति है, राजनीति है, उसके अंदर इसका बहुत गलत असर पड़ रहा है। जैसे कि हम देख पाए कि सरकारों का कार्य जनता के लोक कल्याण के कार्यों की तरफ कम होता जा रहा है। हम ये देख पाए कि हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, हम दूसरे देशों की संस्कृति को अपना रहे हैं। हम ये देख पाए कि आर्थिक रूप से गरीब और गरीब हो रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। तो ये वैश्वीकरण का ही कारण है जिससे हमने आपस में ट्रांजिशन करी और कई सारे देशों से, जिसके इम्पैक्ट हमारे देश में खुद देखने को मिली। तो ये विचारधाराओं के तहत हमें बताया गया कि भाई हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में राज्यों की भूमिका बढ़े,
दूसरा, आर्थिक रूप से संरक्षणवाद की नीति को अपनाया जाए, और तीसरा, सांस्कृतिक रूप से संस्कृति की हमारी रक्षा होनी चाहिए, यानी कि उसका अवलोकन ना हो। तो इस तरीके से आपको समझाया गया है कि भारत द्वारा वैश्वीकरण का किस तरीके से विरोध हुआ। तो आपको बता देना है कि भाई भारत द्वारा वैश्वीकरण का दो विचारधाराओं के बेस पर विरोध हुआ। पहला आता है वामपंथी, दूसरा आता है दक्षिणपंथी। किस तरीके से हुआ वो आप यहाँ लिख दीजिएगा। सो होपफुली आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, और आज की इस क्लास के साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है। आज की इस क्लास में हमने ओवरऑल चैप्टर को फिनिश कर लिया। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड पॉइंट्स आते थे वो हमने सब कुछ कवर कर लिया है। अगर आपके किसी भी टॉपिक में या किसी भी पॉइंट में कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता दीजिएगा। मैं उसी दिन वो डाउट कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो बेसिकली हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और जो मैंने आपसे फर्स्ट पार्ट में कहा था कि अगर आपको 7 चैप्टर से पहले जो कि हमने छुट्टियों में कवर किए थे उन चैप्टर्स में कोई डाउट है या आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही। और अगर आपने वो चाहते हो कि भाई वो दोबारा पढ़े जाने चाहिए कि सर एक बार आप दोबारा रिव्यू करवा दीजिए, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा। मैं दोबारा से उन चैप्टर को आपको रिव्यू करवा दूंगा एक न्यू वीडियो के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक नेक्स्ट एंड ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।